भारत के एक बड़े से राज्य में बिलासपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। बिलासपुर गांव वैसे तो खुशहाल था, पर इस गांव में एक विनोद नाम का किसान था जो बहुत दुखी था। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? इससे अच्छा तो मुझे मौत ही दे देते। ये रोज रोज घुट घुट के मरने से मैं तंग आ गया हूँ। मुझे एक ही बार मार दो भगवान, कम से कम मैं अपनी इस जिंदगी से आजाद तो हो जाऊंगा। विनोद अपनी गरीबी से परेशान नहीं था, बल्कि वो अपनी जालिम पत्नी से परेशान था। ऐ जी, सुनते हो? जरा यहाँ आओ। अब क्या नई आफत आन पड़ी? क्यों चिल्ला रही हो इतना? तुम यहाँ आ रहे हो या मैं वहाँ आऊँ? नहीं नहीं, रुको तुम, मैं वहाँ आता हूँ। क्या हुआ? तुम तो शांति से पूजा तक नहीं करने देती हो। बोलो क्या बात है? ऐ जी, एक बात बताओ, तुम किसकी पूजा कर रहे थे? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? मैं श्री राम और माता सीता की पूजा कर रहा था। वही तो दिखाई देता है, पर तुम प्रभु राम और सीता माता के सच्चे भक्त नहीं हो। तुम में कोई भी गुण प्रभु श्री राम जैसे नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखा था और तुम मुझे नौकरानी बनाकर रखते हो। सीता मैया रानी जरूर थी, पर उन्होंने श्री राम के साथ 14 वर्षों का लंबा वनवास काटा था, वो भी बिना कुछ बोले। मैं भी तो तुम्हारे साथ वनवास ही काट रही हूँ। जब से शादी हुई है कोई सुख नहीं मिला। हाय रे मेरा नसीब, कैसा पति मिल गया। मेरे साथ भी यही हुआ। सोचा था सीता जैसी पत्नी आएगी घर, और आ गई सूर्पणखा जैसी। क्या मैं सूर्पणखा हूँ? तुम मुझे ऐसा समझते हो? ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारे साथ राक्षसों वाला ही बर्ताव करूंगी। अरे वाह, बोल तो ऐसे रही हो जैसे अब तक मुझे महाराज का दर्जा दिया था। विनोद को ये पता नहीं था कि आज जोश जोश में चंपा को इतना कुछ बोलकर उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। बहस करके वो खेती करने चला गया। वो दिन भर कड़कती धूप में मेहनत करता रहा और शाम होते ही घर की ओर निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि आज घर पहुंचकर उसका क्या हाल होने वाला है। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि चंपा गुस्से में घर के एक कोने में बैठी थी। चंपा, अरे ओ चंपा, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या? तुम ऐसा ही समझ लो। लगता है अब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। खैर छोड़ो, आज खेतों में बहुत काम किया है, भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। आज खाना नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया। क्या मतलब नहीं बनाया? कहना क्या चाहती हो? नहीं बनाया मतलब नहीं बनाया। वैसे भी मैं सूर्पणखा हूँ ना। सूर्पणखा एक राक्षसनी थी, और कौन सी राक्षसनी खाना बनाती है? तुम्हें भूख लगी है तो खुद खाना बना लो और खा लो। हे भगवान, दिन भर खेतों में काम भी करूं और घर आकर खाना भी मैं ही बनाऊं। हे भगवान, अब यही दिन देखने के लिए बचे थे। लगता है आज यह बहुत गुस्से में है। एक काम करता हूं, खाना बना ही लेता हूं। क्या पता मेरे हाथ का खाना खाकर इसका गुस्सा गायब हो जाए। इतना थका होने के बावजूद भी विनोद रसोई में खाना पकाने लगा। विनोद थोड़ा भोला था और इसी बात का फायदा चंपा उठाया करती थी और अपनी सारी बातें विनोद से मनवा लेती थी। विनोद ने खाना पकाया और अपनी पत्नी को भी खिलाया, पर चंपा का गुस्सा टस से मस नहीं हुआ। वो पहले की तरह गुस्से में ही खाना खाने लगी। अगले दिन भी चंपा गुस्से में ही थी। विनोद बिना उससे बात किए खेत पर चला गया और रोज की तरह कड़ी मेहनत करने लगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो घर वैसे का वैसा ही था। चंपा ने कुछ भी नहीं किया था। अरे ये क्या चंपा, आज भी तुमने घर साफ नहीं किया? राक्षसों को गंदगी पसंद है। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो खुद ही साफ कर लो ना। अरे ये सब छोड़ो, चलो कम से कम मुझे खाना तो दे दो। नहीं दूंगी। तुम्हें खाना है तो खुद बनाओ और खाओ। विनोद समझ गया था कि आज भी उसे ही खाना बनाना होगा। वो चुपचाप रसोई में गया और उसने खाना बना लिया। ये सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहा और चंपा घर का कोई भी काम नहीं कर रही थी। ऊपर से खाना भी विनोद को ही पकाना पड़ रहा था और अब विनोद का सब्र भी खत्म हो गया था। आज जब विनोद खेतों से घर लौटा तो वो चंपा पर बरस पड़ा। कैसी औरत हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे रहते मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। क्या इसीलिए तुम्हें दुल्हन बनाकर लाया था? मैं औरत कहाँ हूँ, मैं तो राक्षसी हूँ, और राक्षसनी तो ऐसी ही होती है। मैंने तुम्हें एक बात क्या बोल दी? तुम तो वहीं लेकर बैठ गई हो। हाँ तो बैठूंगी ही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं करती ना? अब सारा काम तुम करो और मैं आराम करूंगी। वो तो तुम पहले से ही चाहती थी, एक नंबर की कामचोर जो हो। हाँ हूँ तो क्या। और सुनो, मेरे मायके में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। रानी जैसे रहती थी मैं वहाँ, समझे? जब मायके में तुम रानी थी तो क्यों की मुझ गरीब से शादी? मेरी मती मारी गई थी, इसलिए तुमसे शादी की। अब पछता रही हूँ।
विनोद चंपा की ऐसी बातें सुनकर गुस्से से घर से बाहर आ गया। अगर रोज रोज मैं ऐसे ही खाना बनाता रहूंगा तो ये मेरे भोलेपन का और फायदा उठाती रहेगी। यही बातें सोचते सोचते विनोद सीधे अपने काका के घर गया। अरे आओ विनोद बेटा, कैसे आना हुआ? काकी खाना है क्या? बहुत भूख लगी है। अरे है ना, आ बैठ, मैं तेरे लिए अभी फटाफट खाना लगाती हूँ। विनोद की काकी ने विनोद को खाना दिया। विनोद ने भर पेट खाना खाया। क्या बात है विनोद, तू तो ऐसे खा रहा है जैसे कि कई दिनों से ढंग से खाना ना मिला हो। अब आपसे क्या छुपाऊं काकी, चंपा पे फिर से भूत सवार हो गया है। विनोद अपनी कहानी बता ही रहा था, तभी विनोद का चचेरा भाई चंदन घर आता है। कुछ दिन पहले मैंने उसे गुस्से में सुर्पणखा क्या बोल दिया। वो वही बात लेकर बैठ गई है कि वो राक्षसनी है और घर का कोई काम नहीं कर रही है। खाना तक मैं बना रहा हूँ। हे भगवान, ये लड़की भी ना और कितना परेशान करेगी तुझे। और आप तो जानती ही हो काकी, मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। कभी मसाला ज्यादा तो कभी नमक। कई दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला। तो तू उससे माफी मांग ले बेटा, इसी में तेरी भलाई है। ये क्या बात हुई? हर बार विनोद ही क्यों माफी मांगे? विनोद इतना भोला है, इसी बात का फायदा उठाती है वो चुड़ैल। सही कहा चंदन। काकी, इस बार मैंने ठान लिया है, चाहे वो अपने मायके ही क्यों ना चली जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। काकी, अगर चंपा को ऐसा लगता है कि वो मेरे बगैर भी सुखी जिंदगी बिता सकती है तो मैं तो चाहूंगा कि वो अपने मायके ही चले जाए। भैया, आपका ये हाल देखकर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अब तक शादी नहीं की। चुप कर, एक तो वो दुखी है, ऊपर से तू उसका मजाक उड़ा रहा है। अच्छा भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिससे भाभी को आपकी अहमियत समझ में आ जाएगी और फिर वो कभी आपसे बात बात पर नहीं लड़ेगी। कैसा रास्ता है, जल्दी बता मेरे भाई। चंदन ने तुरंत विनोद को अपना आइडिया बताया। चंदन, तुझे क्या लगता है तेरा ये आइडिया काम करेगा? आप मेरी बात मानो भैया, 100% मेरा ये आइडिया काम करेगा। चल ठीक है चंदन, तो तेरे इस आइडिया पर काम करते हैं। उस दिन विनोद घर नहीं लौटा और वो काका के घर के अंदर वाले कमरे में ही सो गया। काफी रात हो गई थी और यहाँ चंपा को विनोद की फिक्र होने लगी थी। अब तक कैसे नहीं आए? इतनी रात तक तो वो बाहर नहीं रहते, शायद खेत में ही सो गए होंगे। लगता है सुबह आएंगे। विनोद का इंतजार करते करते चंपा सो गई और सवेरे मुर्गे की बांग सुनकर उठी। अभी तक घर नहीं आए, चलो मैं ही खेत जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ रह गए। चंपा खेत की तरफ निकल पड़ी, परंतु जब वो खेत पर पहुंची तो विनोद उसे वहां भी नहीं मिला। चंपा परेशान हो जाती है और आसपास काम कर रहे गांव वालों से पूछने लगती है, परंतु किसी से भी उसे विनोद की खबर नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चले गए ये, अब मुझे चिंता होने लगी है। तभी खेत के पास उसे गांव के मुखिया मिलते हैं। मुखिया चाचा, क्या आपने मेरे इनको देखा है? नहीं चंपा बेटा, मैंने तो उसे 2-3 दिनों से नहीं देखा है। अच्छा ठीक है चाचा, मुझे लगता है कि वो काकी के यहाँ गए होंगे। चंपा तुरंत काका काकी के घर गई। काकी, वो यहाँ आए थे क्या आपके यहाँ? नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ है? काकी, कल से वो घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भाभी, कल मैंने भैया को नदी के पास देखा था, शायद अब तक वही हो। क्या कहा? नदी के पास? मैं अभी जाकर देखती हूँ। चंपा वहां पहुंची तो विनोद वहीं था और वो नदी में कूदने ही वाला था। अरे रुको, ऐसा मत कीजिए, रुक जाओ।